अकबर को जब पता चला कि शेर खान 40,000 के लश्कर के साथ जौनपुर पर हमलावर होने के लिए पेशकदमी कर रहा है, तो उसने अपने एक उज़्बेक सालार खान जमान को शेर खान का मुकाबला करने के लिए रवाना किया। खान जमान इंतहा दर्जे का बहादुर, शुजा और जिंदा दिल नौजवान था। गो उसके पास सिर्फ 12,000 का एक लश्कर था, लेकिन वो शेर खान के 40,000 के लश्कर के सामने जम गया। दोनों लश्करों के दरमियान जंग हुई। उस जंग में हैरत अंगेज तौर पर खान जमान ने अपने 12,000 के लश्कर के साथ शेर खान के 40,000 लश्करियों को शिकस्त दी। उस मारका में खान जमान का भाई बहादुर खान भी उसके साथ था और उसने भी उस मारका में बड़ी बहादुरी और जुर्रतमंदी का मुजाहिरा किया था। उन दोनों भाइयों ने जब सिर्फ 12,000 के लश्कर के साथ 40,000 के लश्कर को शिकस्त दी, तो लोगों की निगाहों में दोनों भाइयों की इज्जत और उनका एहतराम दो चंद हो गया था। जमान खान और बहादुर खान दोनों भाइयों की उस कामयाब मुहिम के बाद अकबर आगरा शहर से निकलकर ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार की तरफ रवाना हुआ। जब वो जयपुर के इलाके संभल में पहुंचा, तो वहां के राजा बिहारी मल ने अकबर का बेहतरीन अंदाज में न सिर्फ इस्तकबाल किया, बल्कि राजा बिहारी मल ने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि अकबर उसकी हसीन व खूबसूरत बेटी जोधाबाई से शादी कर ले। अकबर ने उस पेशकश को कबूल कर लिया। पहले वो अजमेर गया। वापसी पर संभल के मुकाम पर राजा बिहारी मल ने अपनी खूबसूरत बेटी जोधाबाई को अकबर के साथ ब्याह दिया। राजा बिहारी मल की बेटी से शादी करने के बाद अकबर ने राजा बिहारी मल को एक सालार की हैसियत से अपने लश्कर में शामिल कर लिया और उसके बेटे भगवान दास को भी सालार का ओहदा दे दिया। इसके अलावा भगवान दास के भतीजे राजा खान सिंह को भी अकबर ने अपने लश्कर में आला ओहदे पर फाइज कर दिया था। संभल के राजा बिहारी मल की बेटी से अकबर का बेटा शहजादा सलीम पैदा हुआ, जो बाद में जहांगीर के नाम से हिंदुस्तान का शहंशाह बना। जहांगीर की शादी भी राजा भगवान दास की बेटी से उस वक्त हुई थी जब जहांगीर की उम्र सिर्फ 15 बरस थी। अब अकबर ने आहिस्ता आहिस्ता अपनी सल्तनत को वुसअत देने का तहिया कर लिया था। इससे पहले उसने मेरठ के किले को अपनी सल्तनत में शामिल करना चाहा। मेरठ नाम का यह किला रियासत जोधपुर में शामिल था और यहाँ का राजा मालदेव हुक्मरान था। उसके मातहत उसके दो बेहतरीन सालार थे जो जंग का बेहतरीन तजुर्बा रखते थे। उनमें से एक का नाम जगमल और दूसरे का नाम देवन दास था। अकबर ने अपना एक लश्कर राजा मालदेव पर हमलावर होने के लिए रवाना किया। उस लश्कर ने मेरठ नाम के किले का मुहासरा कर लिया और किले की फसिल को गिराने के लिए किले के करीब खुदाई करके उसमें बारूद भरकर फसिल को उड़ाने के इंतजाम शुरू कर दिए। मुगलों का लश्कर किले की फसिल के करीब बारूद भरकर आग लगाने और फसिल के एक हिस्से और बुर्ज को तबाह करने में कामयाब हो गया। इस तरह शहर की फसिल के अंदर एक रास्ता बन गया था। फसिल के गिरने वाले हिस्से पर मुगलों और राजपूतों के दरमियान जंग हुई। आखिर जब लड़ते लड़ते शाम हो गई तो मुगल पीछे हट गए। राजपूत शहर के अंदर चले गए, लेकिन राजपूतों ने अंदाजा लगाया कि हमलावर शहर को फतह किए बगैर नहीं जाएंगे। लिहाजा उन्होंने मुगलों के लश्कर से सुलह की दरख्वास्त की। मुगलों के उस लश्कर का सालार आला उस वक्त एक शख्स मिर्जा अशरफ था। उसने सुलह के लिए ये शर्त पेश की कि शहर के सरकिरदा लोग सिर्फ अपनी सवारी के घोड़ों के अलावा कोई चीज अपने साथ किले से बाहर न ले जाएं। हुक्मरान तबका ने इस शर्त को मंजूर कर लिया। लिहाजा ये लोग किले से निकलकर अपने अपने ठिकानों को जाने लगे। अलबत्ता राजा मालदेव के सालार देवन दास ने इस शर्त को कबूल करने से इनकार कर दिया और लश्कर के एक हिस्से के साथ उसने मुगलों पर हमलावर होने का इरादा कर लिया। दूसरी तरफ अकबर के लश्कर के सालार मिर्जा अशरफ को भी इत्तला हो चुकी थी कि राजा मालदेव का सालार देवन दास मुगलों पर हमलावर होना चाहता है। वो भी मुकाबला करने के लिए बिल्कुल तैयार और मुस्तैद था। देवन दास जब शहर से निकलकर मुगलों पर हमलावर हुआ, तब मिर्जा अशरफ ने भी पूरी ताकत और कुव्वत से पहले देवन दास के हमले को रोका। इसके बाद जवाबी कार्रवाई करते हुए उसने देवन दास के लश्करियों का कत्लेआम शुरू कर दिया था। जोरदार हमले करते हुए मुगलों ने देवन दास के लश्कर के आधे हिस्से को काट कर रख दिया था। बाकी अपनी जानें बचाकर भाग गए। उस मारका में खुद देवन दास भी बुरी तरह जख्मी हुआ, फिर जख्मों की ताप न लाकर चल बसा। इस तरह अकबर के लश्कर ने जोधपुर के किले मेरठ पर कब्जा कर लिया था। अब अकबर ने एक लश्कर अपने सालार अदहम खान और पीर मोहम्मद की सरकिर्दगी में मालवा पर हमलावर होने के लिए रवाना किया।
मालवा का हुक्मरान उन दिनों बाज बहादुर था, जो हर वक्त ऐशो इशरत और शराब नोशी में मसरूफ रहता था। अपने इर्द गिर्द उसने अनगिनत गाने वालियों को जमा कर रखा था। सारंगपुर के मुकाम पर अधम खान और पीर मोहम्मद के लश्कर का टकराव मालवा के हुक्मरान बाज बहादुर के लश्कर से हुआ, जिसमें बाज बहादुर को शिकस्त हुई और वो भाग खड़ा हुआ। इस तरह मालवा पर मुगलों का कब्जा हो गया। मालवा में कायम के दौरान अधम खान ने बड़े मजालिम ढाए। बाज बहादुर ने अपने महल में जो गाने वालियां जमा कर रखी थी, उन पर मजालिम करने के साथ साथ उनका कत्लेआम भी किया। उस दौरान तक अकबर ने उसे मालवा का हाकिम मुकर्रर कर दिया था और पीर मोहम्मद को उसका नायब करार दिया था। लेकिन जब अकबर को खबर हुई कि मालवा में अधम खान ने बड़े मजालिम ढाए हैं, तो उसने अधम खान को मालवा की हाकिमियत से माजुल करके आगरा बुला लिया और पीर मोहम्मद को वहां का हाकिम करार दे दिया। अब मालवा का हुक्मरान बाज बहादुर मुगलों के हाथों शिकस्त उठाने के बाद अपने हमसाये हुक्मरानों की तरफ गया, उनसे मदद तलब की और फिर मुगल लश्कर पर हमलावर हुआ। पीर मोहम्मद को उसके मुकाबले में शिकस्त खाना पड़ी और मालवा पर फिर बाज बहादुर ने कब्जा कर लिया। इस सूरत हाल की खबर जब अकबर को हुई, तो उसने कालपी के इलाके के अपने हुक्मरान और सालार अब्दुल्ला उज़्बेक की तरफ पैगाम भिजवाया कि वो खुद मालवा पर हमलावर हो और मालवा को बाज बहादुर से खाली कराए, क्योंकि पीर मोहम्मद जंग में मारा जा चुका था। अब्दुल्ला एक बहादुर, जानिसार और बड़ा दिलेर शख्स था। अपने लश्कर के साथ बाज बहादुर पर वो हमलावर हुआ, बाज बहादुर को शिकस्त दी और अंजामकार बाज बहादुर को गिरफ्तार करके अकबर के पास आगरा रवाना कर दिया गया और उन इलाकों का हाकिम अकबर ने अब्दुल्ला उज़्बेक को बना दिया था। अधम खान को मालवा की हाकिमियत से महरूमी का बड़ा दुख और गम था। बैरम खान की वफात के बाद एक शख्स शमसुद्दीन को अकबर ने अपनी सल्तनत का वजीर और वकील मुकर्रर किया था। अधम खान को जब अकबर ने मालवा की हाकिमियत से माजुल करके अपने पास बुला लिया, तब अधम खान शमसुद्दीन के खिलाफ भी वही हरकतें करने लगा जो उसने बैरम खान के खिलाफ की थी। बैरम खान की तरह उसने शमसुद्दीन को भी अकबर की निगाहों में गिराने की कोशिश शुरू कर दी। असल में शमसुद्दीन के खिलाफ चुगलखोरी और दीगर हरबों को इस्तेमाल में लाकर अधम खान अपना मकसद हासिल करना चाहता था और शमसुद्दीन का काम तमाम करके खुद उसकी जगह सल्तनत का वजीर बनने की ख्वाहिश रखता था। लेकिन जब शमसुद्दीन के खिलाफ बराबर चुगलखोरी और दीगर हरबों से भी उसका काम न बना, तब एक रोज अधम खान शमसुद्दीन से मिलने के लिए गया। उस वक्त शमसुद्दीन कुरान मुकद्दस की तिलावत कर रहा था। अधम खान ने ये बहाना बनाया कि वो शमसुद्दीन से मिलने के लिए आया है, तो उसने कोई ताज़ीम और अहमियत न दी। इस बिना पर उसे कत्ल कर दिया। शमसुद्दीन को कत्ल करने के बाद अधम खान ने एक ऐसे मकान में क़याम किया जो शाही महल के करीब ही था।